मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 40वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में थोड़ा एक संशोधन कर लेना। आस्य शब्द जो बनाया था, आस्य भवम आस्यम, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो यहां यस्य तीचे लगाने के बाद, यस्य तीचे लगाने के बाद अब दो यकार आमने सामने हैं। ये अकार तो हट चुका है, तो इन यकारों का, इनमें से एक यकार का लोप करना है। तो हलस तथितस्य ये सूत्र बोल दिया था मैंने, ये नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि इसमें उपधा की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्यानाम य उपधाया, वो उपधा यकार का लोप करता है। यहाँ सूत्र दूसरा तैयार है, हलो यमाम यमी लोपः। निकालो अंतिम पृष्ठ पर। अंतिम पृष्ठ, अंतिम कॉलम, दो ही कॉलम है उसमें। मिल गया? अंतिम पृष्ठ बोला मैंने तो अध्याय सोचना पड़ेगा आपको। हलो यमाम यमी लोपः, हलः पंचमी, हल से उत्तर, इधर देखते जाओ, ये हल से उत्तर, यम का सूत्र भी साथ में ध्यान रखो। हलः यमाम यमी, हल से उत्तर यम का लोप होता है यम। समझ में आ गया? ये हल है सकार, यकार यम प्रत्याहार में आता है, हय व्रट से लेकर के यमंगण नम। आगे भी यह आ रहा है यम। तो ये हट गया, तो आस ये रहेगा, ये हट गया है ये। हलह यमाम यमी लोप, ये तो परे रहते ही तो रहेगा इसका। इसको आपने कैसे डिसाइड किया कि वो वाला सूत्र नहीं ठीक लगा? वो उपधाया की अनुवृत्ति है, मेरे ध्यान से हट गया था उसमें। वो उपधा यकार का लोप करता है। तो अगर हम, तो ये भी तो अंतिम हल है, इसमें अंतिम उपधा यकार, उपधा कहते हैं अंतिम अल से पहला वर्ण, अंतिम अल से पहला वर्ण। और फिर ऊपर से आ रहा है तद्धितस्य, सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्यानाम यह उपधाया से उपधाया को ले लिया। और हलस तद्धितस्य, तद्धित का यकार चाहिए उसको, और वो भी उपधा में। तद्धित का यकार चाहिए, वो भी उपधा में। और फिर आगे क्या परे रहते, वो भी साथ में देखना है। तो वहां अनुवृत्ति आ रही है यस्य तीच से ईति, ईति की ईकार परे रहते। ईकार यहाँ नहीं है, क्या कह रहे? पूरा अर्थ सुन लिया तुमने? ईति, बस उत्तर हो गया पूरा। ईकार परे रहते, और वो ईति की अनुवृत्ति उसमें भी है, सूर्य तिष्यागस्त्य में। तीनों को ले लो। तो ये इस तरह से। दूसरा एक और था कि जैसे संज्ञकः हम शब्द बोलते हैं ना, संयोग संज्ञकः, वृद्धि संज्ञकः, ऐसे। तो बहुव्रीहि समास करके कप प्रत्यय किया था। तो कप के बाद ह्रस्व नहीं, कपि ह्रस्व कोई सूत्र नहीं है। यहां भी वही सूत्र है जो कल बताया था, गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य। और कप प्रत्यय होता है विकल्प करके, न भी करें तब भी ह्रस्व करेगा वो। तो उपसर्जन तो है ही, उपसर्जन होने के कारण से ह्रस्व होगा, कप परे हो या न हो। हम कप नहीं करेंगे तो वृद्धि संज्ञा,
बन जाएगा शब्द। कप कर लेंगे तो वृद्धि संज्ञक, ये बन जाएगा शब्द। ह्रस्व तो संज्ञा को हो ही गया ना दोनों स्थानों पर। तो गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, उपसर्जन होने से ह्रस्व हो जाएगा। वो तो कब का सूत्र हो गया। मैं कहीं और बोलता हूं, आप कहीं और दिमाग दौड़ा रहे होते हैं अपना उस काल में, हैं? वो तो पीछे हट गई बात। वो तो कब प्रत्यय का सूत्र है। बात चल रही थी ह्रस्व किससे करेंगे, गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, उपसर्जन होने से ह्रस्व होगा। अब आप प्रसंग के अनुसार क्या प्रश्न करते कि उपसर्जन क्या कैसे है, ये प्रश्न ये प्रसंग के अनुसार हुआ। तो समास करने वाले सूत्रों में ये तो बताया था मैंने कल विस्तार से। समास जिन सूत्रों से करते हैं, यहां बहुरी समास हुआ। सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे। अब अनेकम में प्रथमा व्यक्ति है, तो प्रथमा व्यक्ति जिन शब्दों में होती है सूत्रों में, जिन पदों में, वो पद जिसको कह रहे होते हैं उसका नाम होता है उपसर्जन। अच्छा, वो पद जिसको कह रहे होते हैं, ये अर्थ कहां से निकला बताओ। नहीं, आप नहीं बता पाओगे अभी। उपसर्जन संज्ञा किससे हुई है। और मैंने अर्थ किया कि प्रथमा व्यक्ति जिस शब्द में आ रही है सूत्र में, चलो दोनों बातें हैं। सूत्र में प्रथमा आ रही है, ये किससे अर्थ निकला, और प्रथमा आने के बाद भी प्रथमा से निर्दिष्ट पद, ये किससे अर्थ निकला। यानी प्रथमा व्यक्ति से जो पद जो शब्द कहे जा रहे हैं, तो सारा ही सूत्र में ही है। समास में जो समास शब्द है, यहाँ समास का अर्थ समास नहीं, समास करने वाला सूत्र, ये समास का अर्थ हो गया। अब सूत्र पे आ गए हम। अब प्रथमा निर्दिष्ट में तृतीया तत्पुरुष है, प्रथमया हो गया पूरा अर्थ। समास करने वाले सूत्र में प्रथमा, अब प्रथमया उस प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट है, तो वृद्धि संज्ञा यस्य, अब वृद्धि और संज्ञा दो शब्द, इनका समास किया गया। अनेकम अन्य पदार्थे। अब अनेकम ने वृद्धि को भी कहा, संज्ञा को भी कहा। अनेकम में है प्रथमा, तो प्रथमा ने वृद्धि शब्द को भी कहा, संज्ञा शब्द को भी कहा, दोनों उपसर्जन। तो गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, उपसर्जन को ह्रस्व हो जाता है, संज्ञा को ह्रस्व हो गया। दो ही प्रथमा समास विधायक सूत्र में जहाँ दो प्रथमा निर्दिष्ट पद है, दो कहाँ है, मतलब कोई समास विधायक सूत्र में एक होगा प्रथमा निर्दिष्ट, समास विधायक सूत्र में एक प्रथमांत पद होगा। जैसे अनेकम अन्य पदार्थ, वो जिनको कहेगा उनका नाम होगा उपसर्जन। आप वो तो कहे मान लीजिए जे चित्र का होगा, चित्र का बने गाय है जिसका, जिसका मतलब कि राम श्याम जदू मतलब कोई भी हो, क्या वो उसके उपसर्जन से जाओ। अनेकम किसको कह रहा है। आपने चित्र गु में चित्र का और गो का समास किया, किस सूत्र से। अरे यही तो है अनेकम अन्य पदार्थ है। तो अनेकम ने किसको कहा यहाँ, उस व्यक्ति को या चित्र और गो शब्द को कहा। अनेकम का अर्थ व्यक्ति होता है, ऊपर से जो है सुब की अनुवृत्ति आ रही है, सुबह मंत्रते परांगवस्वरे अनेकम सुबंतम, तो वो जो व्यक्ति है वो सुबंत है, वो पद है सुबंत, शब्दों को कह रहा है। अनेकम चित्र और गो ये हैं अनेक, इनका नाम हो जाएगा उपसर्जन। और उपसर्जन हो गया तो गो स्त्रियों से गो को ह्रस्व हो गया है, चित्र गु ऐसे हो गया। तो क्या हो गया, पूर्व में आएगा। दो पद है यहाँ, हाँ चित्र और गो दोनों पद। अभी दूसरा अध्याय चल कहाँ रहा है यहाँ, वो नहीं कुछ हाँ तो वहां सूत्र आए हुए हैं सब। उपसर्जनम पूर्वम इतना ही कह करके पाणिनि ने पाद की समाप्ति नहीं कर दी है, और भी सूत्र हैं आगे। आप सारे बोल करके फिर शंका रहे तब करना।
सारे सूत्रों को देख करके। उपसजनम पूर्वम राजदंतादिशु परम, फिर द्वंद्वे घी अजात दंतम अल्पास्तरम सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। बहुव्रीहि समास में विशेषण पहले होता है। तो चित्र है विशेषण या गो विशेषण है? इसमें चित्र है, वो पहले आएगा। और अगला सूत्र निष्ठा, निष्ठा में फिर बहुव्रीहु आ रहा है। बहुव्रीहि समास में निष्ठांत पद भी पहले होता है अगर आ रहा है तो ये सारे सूत्र पढ़ने के बाद शंका हो तो करना। सब निर्णय किया हुआ है। हाँ, तो उनको नहीं मिला हो तब भी हमें कोई लाभ नहीं है, उनको मिल गया हो तब भी हमें कोई लाभ नहीं है। तो हमें चर्चा वो करनी है जिससे हमें लाभ हो। तो हलो नंतरहा संयोगा तो हो गया था कल। और नहीं, मुखनासिका, मुखनासिका वचनोन्नासिका ये हो गया। और तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम चल रहा था। तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में हमने कल सूत्र का जो समास है उसको देखा, समास से क्या अर्थ निकला उसको देखा। तो क्या अर्थ निकला था कि मुख में विद्यमान स्थान, ये तो हो गई आस्य। क्योंकि आस्य शब्द जैसे बताया मैंने कि आस्य से यत प्रत्यय करके फिर दोबारा आस्य ही रहता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। प्रारंभ में जो पहला आस्य शब्द है वो मुख का वाचक होता है। और मुख को भी आस्य क्यों कहते हैं? असुक्षेपणे, अस्यते, क्षिप्यते, अन्नम अनेन इति आस्यम। फेंका जाता है अन्न जिसके द्वारा, अंदर की ओर, बाहर को नहीं। तो कौन सा प्रत्यय हुआ? ण्यत, रिहलोर ण्यत। और ण्यत प्रत्यय कैसा है? ये कृत्य। और कृत्य होने से ये कृत्य प्रत्यय किन किन अर्थों में हो सकते हैं? तो एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है करणाधिकरणयोश्य, करण और अधिकरण में और अन्य अर्थों में भी हो जाएंगे। यहां किस में किया हमने? करण। अस्यते, क्षिप्यते, अन्नम अनेन हो गया करण, नहीं अनेन तृतीया बोल दी। इति आस्यम। फिर दोबारा आस्य भवम आस्यम। उसके बाद फिर यत प्रत्यय करके और यकार का लोप होके फिर रहा वही आस्य। अर्थ बदल गया। अब अर्थ हो गया, पहले मुख अर्थ था, अब हो गया मुख में होने वाला। अब मुख में क्या होगा? यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है? तो वही अर्थ लेना है हमें। मुख में होने वाला उच्चारण का स्थान, उसको आस्य बोल दिया। और उस आस्य शब्द का फिर प्रयत्न शब्द के साथ समास किया। तो वहां फिर आस्य में जो प्रयत्न, मुख के अंदर विद्यमान वर्णों के उच्चारण के स्थान में होने वाला प्रयत्न, वो आभ्यंतर प्रयत्न ही होगा। तो इस तरह सूत्र का अर्थ बन गया कि मुख के अंदर विद्यमान स्थान में, यानी स्थान भी तुल्य और प्रयत्न भी तुल्य, दोनों में, यानी एक ही स्थान में। अगर कंठ लिया है हमने तो कंठ स्थान में विद्यमान प्रयत्न, तालु लिया है तो तालु स्थान में विद्यमान प्रयत्न। तो क्या अर्थ निकलेगा? वही स्थान हो, स्थान भी वही हो और प्रयत्न भी उसी के अंतर्गत देखेंगे हम। ऐसा नहीं कि भिन्न स्थान और भिन्न प्रयत्न, कि स्थान तो देख लिया किसी वर्ण का कंठ, और प्रयत्न हम देख रहे हैं उस उन वर्णों का जो कि तालु से बोले जा रहे हो। तो ऐसे नहीं, स्थान भी वही, प्रयत्न भी वही। उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। और आकार के विषय में मैंने कल बताया ही था कि आभ्यंतर प्रयत्नों में स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, स्पृष्ट तो हो गए 25 वर्णों के प्रयत्नों का नाम।
25 वर्णों के प्रयत्न का नाम क्या हुआ? आभ्यंतर प्रयत्न का नाम स्पृष्ट। और ईषत स्पृष्ट कौन से हैं? ऐसे बैठा करो कि चेहरा दिखता रहे। कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, फिर ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इनको एक बार देख कर क्या ना, ठीक है। अब इनमें संवृत जो है ये आकार का रखा है इन्होंने, लेकिन कल बताया था मैंने कि ये आकार का संवृत प्रयत्न होते हुए भी उच्चारण में हम संवृत प्रयत्न ही करेंगे, परंतु व्याकरण की प्रक्रिया संपन्न करते समय इसको भी विवृत मानेंगे, अर्थात सवर्ण संज्ञा करते समय इसको विवृति ही मानेंगे। अब उदाहरण देखें आप, जैसे पहला उदाहरण है दंडाग्रम। तो दंडाग्रम में दंड और अग्रम। अब दंड अग्रम में यहां पहले परः सन्निकर्षः संहिता से संहिता संज्ञा करके संहितायाम के अधिकार में अकः सवर्णे दीर्घः, और वहां एकः पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है। तो अकः सवर्णे इको नीचे से अची भी पहुंच रहा है। अक से उत्तर, अकः में पंचमी, सवर्णे में सप्तमी, उधर अची में सप्तमी। तो सवर्ण अच परे रहते, अक से उत्तर सवर्ण अच परे रहते। लेकिन षष्ठी तो यहां किसी में नहीं आई, और षष्ठी जब तक ना आए तब तक हम कोई आदेश, क्योंकि ये जो हम एक तीसरा वर्ण लाएंगे, कोई आदेश करेंगे, वो षष्ठी होगी तभी तो हो पाएगा। अकह में पंचमी, सवर्णे में सप्तमी, षष्ठी तो कहीं है ही नहीं, तो किसके स्थान में करेंगे हम दीर्घ? तो पूर्व परयो हो, ये ऊपर से आ गया, एकह पूर्व परयो। इसने इनको षष्ठी में बदल दिया। पूर्व शब्द ने पंचमी को षष्ठी में बदल दिया, पर ने अची को सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया, क्योंकि पूर्व परयो में षष्ठी है। तो पूर्वस्य परस्य च होगी षष्ठी, नहीं हो गई अब? तो इन सभी सूत्रों में एकह पूर्व परयो हो, ये पूर्व और पर दोनों को षष्ठी में बदलता है। और वैसे हम यदि इस सूत्र के द्वारा निर्णय नहीं करेंगे तो क्या होगा? अकह में पंचमी है, तो तस्मादित्युत्तर से ये अची को बदलेगा सप्तमी में, सवर्णे अची को, वो षष्ठी में बदलेगा। सवर्णे अची में सप्तमी है, तो तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से अकह को षष्ठी में बदलना चाहेगा, झगड़ा होगा। फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम, मान लो बोल भी दें ऐसा कि पर वाला कार्य होगा, तो केवल सप्तमी ही षष्ठी में बदल पाएगी, ठीक है ना। पंचमी जो है, जो अकाम पंचमी है, वो सप्तमी को षष्ठी में बदलेगी, फिर भी बात नहीं बनी। इसलिए यहां पर एक पूर्व प्रयोग हो, ये सूत्र साथ में चलता है। कहाँ? तस्मात् इति उत्तरस्य, षष्ठी नहीं है ये, उत्तरस्य षष्ठी है। तो ये अर्थात कहीं तस्मात् यदि है तो उत्तर वाले को उत्तर से बोल देना, कहीं तस्मिन है तो पूर्व वाले को पूर्वस्य बोल देना। जैसे अकह में पंचमी है तो सवर्णे को सवर्णस्य कर दो। दूसरा कह रहा है नहीं, सवर्णे में सप्तमी है तो अकह को षष्ठी में बदलो। अब आ गया समझ में? नहीं, एक पूर्व पर ने कहा नहीं, पूर्व को भी पूर्व से करो, पर को भी परस्य करो। इसने अकह को भी षष्ठी में बदला, सवर्ण को भी षष्ठी में बदला, इसने दोनों को बदल दिया।
अब दोनों के स्थान में होगा जो कुछ होगा वो, अब बराबर जो है इनका अधिकार हो गया, बराबर महत्व हो गया दोनों का। तो दंड अग्रम, अक से उत्तर, अक क्या है? ड में अ, दंड। ऐसा उत्तर दिया करो कि संदेह न रहे बिल्कुल भी। आपने कहा आकार, देखो द में आकार, ड में आकार, अ में आकार, ग्र में आकार, कौन सा आकार? उत्तर वो होना चाहिए सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए, कोई शंका नहीं। तो दंड और अग्रम। अब अक से उत्तर, अक क्या है? ड में अ, सवर्ण अच परे रहते। अब यहां प्रश्न उठ जाएगा सवर्ण किसे कहते हैं? इस सूत्र का कार्य आ गया, क्योंकि सवर्ण शब्द भी ऐसा है जो किसी एक में नहीं घटता है, क्योंकि सवर्ण का समास समान शब्द जोड़ करके हुआ है। समान को स आदेश हो गया है, समान के स्थान पर स आदेश। समानम वर्णम यस्य, समानो वर्णः यस्य, समान है वर्ण जिसका जिसके साथ। ये तो संज्ञा है, लेकिन अनवर्थ है ये संज्ञा, सवर्ण संज्ञा अनवर्थ है ये। जैसे कि अनुनासिक अनवर्थ थी, ऐसे ही सवर्ण भी अनवर्थ संज्ञा है ये। अब समानता कैसे देखेंगे? ये सूत्र बता ही रहा है कि समानता यदि आपको देखनी है, सवर्णता यदि आपको देखनी है, तो सवर्णता एक से अधिक वर्णों में ही तो होगी। तो यहाँ दो है हमारे पास में, ये भी है ये भी है। तो समानता कैसे देखनी है कि पहले तो दोनों को ये देखो कि स्थान दोनों का एक होना चाहिए मुख के अंदर। तो क्या है स्थान? कंठ। फिर दूसरा, प्रयत्न भी समान होना चाहिए। प्रयत्न कौन सा है? विवृत, समृत नहीं है यहां पर। तो दोनों का विवृत प्रयत्न, दोनों का कंठ स्थान, तो ये इसका सवर्ण हो गया और इसका ये सवर्ण हो गया, दोनों एक दूसरे के। लेकिन हमें तो इसको देखना है कि ये इसका सवर्ण है कि नहीं है, क्योंकि पंचमी इधर है, अक से उत्तर, सवर्ण अच परे रहते। ठीक है, तो इसको देखना है कि ये इसके समान है कि ये इसका सवर्ण है कि नहीं है। इसको नहीं देखना है, इसको देखना है कि ये इस जैसा है कि नहीं। तो इस जैसा है तो पूर्व प्रयोग दोनों के स्थान में दीर्घ एक आदेश। जैसे आपने कहा उत्तर में देखना है, उत्तर में उत्तर वाले को पहले के समान देखना है, पहले वाले के समान देखना है। तो क्या यहाँ केवल आके ही अक से उत्तर, अक से उत्तर दंड में आ है, अक कुछ भी हो सकता है। प्रश्न क्या है आपका? ये क्या मैं चाह रहा हूँ, इसके उत्तर में जो वर्ण हमने देखा, जब इससे अक से उत्तर देखो, सवर्ण संज्ञा किसके प्राप्ति? आप लोग ना पूर्व पर दोनों के स्थान में जो नया आवाना उसके सवर्ण नया आएगा, वहां तो अन्य सूत्र लगेगा, वहां तो स्थानीय अंतरतम लगेगा। फिर इसका तो कार्य पूरा हो गया। इसका कार्य ये बताना था कि सवर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि अकह सवर्ण दीर्घ लगाते समय सूत्र का अर्थ करते समय सवर्ण शब्द आ गया, उसकी व्याख्या कर दी बस। अब सूत्र ने जो दीर्घ किया है, अब इसका कार्य समाप्त। अब स्थानीय अंतरतम लगने के बाद फिर ये दोबारा सूत्र आएगा, तुल्या से प्रथम सवर्ण, दोबारा फिर पहुंचेगा ये, क्योंकि स्थानीय अंतरतम जब दीर्घ की बात आएगी, दीर्घ होगा तो दीर्घ तो आ भी है, ई भी है, उ भी है, री भी है, कौन सा आएगा? वहां स्थानीय अंतरतम लगेगा। अब स्थानीय अंतरतम लगेगा तो वहां फिर वही प्रश्न उठा कि अंतरतम। अब अंतरतम कैसे देखें? तो वहां भी बताया कि स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, इनसे अंतरतम देखते हैं। तो स्थान को देख लिया, वहां स्थान को देख लिया, तो स्थान देखते समय फिर हम पहुंचे वर्णोच्चारण शिक्षा में, वहां देखा कि अ का कंठ स्थान है और उससे मेल हो गया उसका, ठीक है। तो कंठ ई तो नहीं था दीर्घ, ऊ तो नहीं था, री नहीं था,
आ ही था वही आएगा। इस तरह से बन जाएगा दंडाग्रम। अब ये दोनों आकारों को मिलाकर के, दोनों आकारों को मिलाकर के एक आकार बना, या दोनों के स्थान में एक नया आकार आया है। एक गिलास में गर्म पानी है, एक गिलास में ठंडा पानी है। अब दोनों को मिलाएंगे तो जो भी जैसा पानी बना, या यूं कह दो एक में मीठा पानी है, एक में नमकीन पानी है। अब दोनों को मिला करके, एक तो ये स्थिति है कि दोनों को मिला के हम एक पात्र में रख लें। यहां भी कह सकते हैं कि दोनों के स्थान में ये है अब ये, लेकिन यहां हम नया कुछ नहीं लाए हैं। एक ये है कि नहीं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और एक बिल्कुल बिना नमकीन बिना मीठा शुद्ध पानी लेकर के आओ। ये क्या हुआ, उन दोनों को हटा करके एक नया पानी आया है। तो ये कैसा है, ये इन दोनों आकारों को मिला करके एक आ बनाया गया है, या इन दोनों को हटा करके एक नया आकार आया है। नया आया है, नया आया है। आदेश नया होता है हमेशा, आदेश नया होता है। ठीक है, मिलाया नहीं गया इनको। इनके स्थान में जहां ये बैठे थे, इनसे कहा हटो, दूसरा आएगा यहां पर। तो नया है ये, आ दीर्घ नया है। कैसे नया है कि कोई भी वर्ण किसी दूसरे वर्ण में कभी नहीं मिलता। हर किसी की स्वतंत्र सत्ता है। दीर्घ आ की स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी से मिलकर के नहीं बना है। अगर मिलकर के बना है तो वो उसकी स्वतंत्र सत्ता कैसे होगी बताओ। नित्य कैसे कहेंगे उसको? जो चीज बनती है वो नित्य होती है अनित्य? तो अनित्य है कि अनित्य है दीर्घ आकार है? हम कहते हैं वर्ण कितने हैं कि 63। वर्णोच्चारण शिक्षा में प्रश्न उठाया गया कि वर्णाः कति सन्ति, तो कहा 63 ही, 63 हैं ये। तो 63 वर्ण ये नित्य है कि अनित्य है? उसमें आ भी आ गया, उसमें आ भी आ गया 63 में। और हम कह रहे हैं कि ये और अ मिलकर के बन गया है, तो नित्य कहाँ हुआ है? यहाँ पे एक शंका है, तो इसने केवल आदेश से आप नहीं कहा कि एक आदेश का, तो फिर तभी दोनों के स्थान में दो भी तो आ सकते थे। दोनों के स्थान में दो भी तो आ सकते थे कि भाई नियम है दो है, दो ही लाओ। जैसे कहीं से 2 सीटें खाली हुई हैं, नियुक्ति करनी है तो दोनों पे करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है भाई यहाँ एक आदमी ऐसा लाओ जो इसकी योग्यता वाला भी हो, इसकी योग्यता वाला भी हो, वो एक ही काम कर जाएगा दोनों की जगह। लेकिन वो आदमी तो नया ही आएगा, या उन दोनों को तोड़ मरोड़ के बनाएंगे एक आदमी? वो दोनों हटेंगे वहां से, एक नया आएगा। नहीं, यहाँ तो वहाँ तो जो वर्णोच्चारण शिक्षा में जो आ है वो स्वरूप से ही है। ये जो बनाया गया ना ये वही है, स्वरूप वाला ही बनाया नहीं गया। वही तो कह रहा हूं बहुत देर से मैं कि वर्ण बनाए नहीं जाते, बनाई हुई वस्तु अनित्य होती है। ये वर्ण बने बनाए पहले से नित्य हैं ये। तो 2 आकार जो अलग अलग थे, स्वतंत्र सत्ता है इनकी भी, इनको हटाया गया और नया आकार लाया गया है। संहिता करने के बाद जो एक नया वर्ण दिया हमने, वो नया जो वर्ण है वो स्वतंत्र है, तो वो भी नित्य है वो। तो दंडाग्रम। ऐसे ही खट्वा और अग्रम। अब यहां दीर्घ आकार का उदाहरण बन जाएगा ये। खट्वा में क्योंकि वा में जो आ है ये दीर्घ आकार है, और आगे वही शब्द है अग्रम। अब यहां भी सूत्र लगा अकह सवर्णे दीर्घ। अक से उत्तर, ये अक में आ गया। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण
अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराते हैं। यही सवर्ण है, देखो, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आकार का सवर्ण आ, वो भी आ गया। तो अक से उत्तर ये आ गया, सवर्ण अच परिणति। अब ये सवर्ण कैसे है यहां पर? तो ये सूत्र कहता है कि देखो स्थान मिलाओ पहले, तो इसका भी कंठ स्थान और अग्रम के अ का भी कंठ स्थान, और प्रयत्न भी मिलाओ तो इधर का भी विवृत और उसका भी विवृत, दोनों का विवृत हो गया सवर्ण अच परिणति। अब इन दोनों के स्थान में भी नया आकार आएगा एक, प्रक्रिया दशा में विपरीत हो गया। इन दोनों के स्थान में भी नया आकार आएगा, तो खट्वाग्रम, यहां भी नया आकार ही है। ऐसे ही ईकार का उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे यदि और इदम, और दूसरा ले लें दीर्घ ईकार का है नदी, और यहां भी हम इदम लिख दें, नहीं यदि दम तो नदीयम तो नहीं बनेगा, नदी के साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा। यहाँ दूसरा लिया है इन्होंने, कुमारी, कुमारी। तो कुमारी में दीर्घ ईकार का वो ये समझाने के लिए होता है कि देखो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, और इधर का दीर्घ हो या इधर का दीर्घ हो, इधर का ह्रस्व हो या इधर का ह्रस्व हो, दोनों ह्रस्व हो दोनों दीर्घ हो, चार स्थितियां बन सकती हैं। कैसी कैसी? पहला वाला दीर्घ दूसरा ह्रस्व, दूसरा वाला दीर्घ पहला ह्रस्व, दोनों दीर्घ दोनों ह्रस्व, सब में लगेगा ये सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ। ये अकह सवर्णे दीर्घ को समझा रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पाणिनि को समझा रहे हैं कि पाणिनि क्या क्या बता रहे हैं। अब उसमें सारी सूत्र आ गए, या यूं कह दो कि अष्टाध्यायी को समझा रहे हैं, अर्थात 8 अध्यायों को समझा रहे हैं, अर्थात 4000 सूत्रों को समझा रहे हैं। फिर और आगे बढ़ जाएं, वेद का अंग है ये, अर्थात वेदों को समझा रहे हैं। और वेद किसके लिए होते हैं? सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, अर्थात परमात्मा को समझा रहे हैं। अब आगे समझ रजनीश कैसे बना? रजनी और ईश, वहां दोनों ईकार दीर्घ हैं, वहां भी अकह सवर्ण दीर्घ लगेगा। लेकिन अकह सवर्ण दीर्घ लगेगा तो सवर्ण किसे कहते हैं वो कौन बताएगा? वो ये बताएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये साथी है, उसका सहयोगी है। इसमें संज्ञा कौन सा, विधि कौन सा हैं? संज्ञा सूत्र कौन सा है? अकह सवर्ण दीर्घ नहीं, वो विधि सूत्र है। अच्छा जी, और ये संज्ञा सूत्र है। तो यहां पर भी अक से उत्तर सवर्ण अच परे है, क्योंकि ये भी तालु और ये भी विवृत, ये भी विवृत। विधि सूत्र का संख्या है कुछ है? संख्या विधि सूत्र संख्या है नहीं, जैसे कल आपने कहा था 95 संज्ञा सूत्र अतिरिक्त जो सब भाषा विधि है, वो आप गिनना कितने हैं, वो गिनती नहीं पता मुझे। 6 प्रकार के सूत्र हैं। आपने सारे विधि कैसे बोल दिए? परिभाषा भी। हाँ, तो यहां पर भी अक से उत्तर सवर्ण अच परे है, तो सवर्ण बनाने के लिए ये सूत्र सहायता कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऊ का उदाहरण ले लो, भानु और उदय। अब दोनों ओष्ठ वाले और दोनों विवृत प्रयत्न वाले। मधु उदक, यहां भी ऐसे ही भानु उदय मधुदक तो एक ही प्रकार के हो गए, दोनों में ह्रस्वकार ही है दोनों ओर। हम दीर्घ का भी ला सकते हैं, री का भी ले सकते हैं, कर्त्री और रिकार, री बोल दो आगे रिकार, तो दीर्घ रिकार आ जाएगा। कर्त्रीकारः भानुदयः मधुदकम। तो इसमें कोई सिद्धियां वैसी नहीं है जो बहुत सारे सूत्र लगाने हों,
सभी सूत्रों में अकह सवर्णे दीर्घ लगाया गया है और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ने सवर्ण संज्ञा की हुई है। और बाकी जो इनका स्थान और प्रयत्न जब पता लगाते हैं तो वर्णोच्चारण शिक्षा सारी इसी सूत्र में आ जाती है। अर्थात वर्णोच्चारण शिक्षा तक पहुंचाने वाला ये सूत्र है। ये सूत्र जब तक वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्र आप नहीं लाओगे इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रश्न उठेगा कि स्थान और प्रयत्न क्या है, और यही सूत्र का विषय है, ये स्थान का प्रयत्न का। चलें आगे। अब ये सूत्र हो गया, समझ में आ गया पूरा। अब इसने जो कहा सूत्र ने कि जिन वर्णों का स्थान और प्रयत्न समान होता है उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, वो एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। और उदाहरण हमने सारे देखे स्वरों के, अच के। क्या ये सूत्र व्यंजनों में लग पाएगा? जैसे अ का स्थान क्या है? कंठ। और क ख ग घ ङ इनका क्या स्थान है? कंठ। स्थान बराबर है दोनों का, समान है। क्या प्रयत्न भी समान है? ये विवृत है और ये स्पृष्ट है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं, व्यंजन का माने हल, कुछ हल ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि इससे मेल खा जाए। ठीक है। अब वहां क्या स्थिति बनेगी, वहां कैसे करेंगे? वहां भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। उसको रोकने के लिए अगला सूत्र, तो अगला सूत्र इसका अपवाद है, संज्ञा सूत्र का अपवाद है ये। और ये पहली बार आ रहा है अष्टाध्यायी में कि संज्ञा सूत्र का भी अपवाद। यहां से प्रारंभ हो गया अभी ये। तो अगला सूत्र है ना झलौ न अझलौ। अब न से क्या अर्थ होगा? नहीं। पहले पदों को अलग कर लो सूत्र में। न अव्यय पदम, अझलौ प्रथमा द्विवचनांतम। और इसमें समास देखेंगे, अझलौ में समास है, दो शब्द हैं इसमें, अच और हल। अच किसे कहते हैं? स्वर है, आ से लेके। अच किसे कहते हैं? इसका उत्तर है स्वर नहीं है सही तरह से। क्या उत्तर है? अयुण से आ से लेकर के अयुच के चकार तक, ये है अच। और हय वर्ण के ह से लेकर के हल सूत्र के लकार तक हल है। हल सूत्र के हकार से क्यों नहीं ले लेते? हल सूत्र में भी तो हकार है और लकार भी है। वो बना ही क्या, वो तो वही रह गया। हाँ, तो हल प्रत्याहार में एक वर्ण आ जाएगा ह। तो हमें तो सारे लेने हैं ना, वर्ण लेने सारे। नहीं तो क्यों लें, हम एक को लेंगे। तो बाकी कैसे संज्ञा करेंगे? ये तो कोई उत्तर नहीं, आप जानो कैसे करोगे भाई। हम तो हल सूत्र से, हल जो सूत्र में ह आ रहा है उसको ले लेंगे। कम से कम दो वर्ण को तो ये उत्तर नहीं बनने का है ऐसे। पाणिनि को यदि कहीं ह कहना हो तो ह कह करके कम प्रयत्न करना पड़ रहा है उनको, या हल कह करके कम प्रयत्न करना पड़ रहा है? लाघव देखते हैं हर चीज में। लाघव, थोड़ा उच्चारण। तो ह में कितनी मात्रा आई? हकार अर्धमात्रा का, अकार एक मात्रा का, डेढ़ मात्रा। हल कहने से दो मात्राएं हो गई। किसमें है लाघव? तो एक वर्ण को कहने के लिए पाणिनि कभी भी प्रत्याहार नहीं बोलते, ये उत्तर है। एक वर्ण को कहने के लिए प्रत्याहार कभी नहीं बोलेंगे। तो अच और हल ये दो इसमें शब्द हैं और द्वंद्व समास करेंगे। अच च हल च, क्या बनेगा मिलकर के? अच च हल च।
अब दो हैं और द्वंद्व समास है इतर इतर योग द्वंद्व, क्योंकि सूत्र में द्विवचन आ रहा है। द्विवचन को देख करके ही हम कहेंगे कि ये इतर इतर योग द्वंद्व समास है। एक वचन होता तो कहते समाहार द्वंद्व समास है। तो अच च हल च, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो चकार है और आगे हकार आ रहा है, तो क्या सूत्र लगेगा पहले? चकार के स्थान पर क्या करेंगे? झलाम जशवंते। क्या अर्थ है? पद के अंत में झल के स्थान में जश हो जाता है। कहाँ है पद? पद के अंत में। पद क्या है? कैसे है पद? ये कहाँ है सुबंत? ये सुबंत कहाँ है? देखो, जब समास किया था तो समास कैसे होता है? अच च हल च, ये तो विग्रह हुआ केवल। अब समास की प्रक्रिया कैसे होगी? अच सु हल सु। अब समास किया, चार थे द्वंद्व, कृत अधित समासाश्च, प्रातिपदिक बनाया गया। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों को हटा दिया गया, रह गई अच और हल। अब ये सुबंत हैं, प्रत्ययलोपी प्रत्यय लक्षण। सुबंत होने से पद है ये, और ये पद के अंत में चकार आ गया। तो झलाम जशवंते, झलों को जश। अब ये झल में चा आ रहा है कि नहीं? अब इसको करना है जश, तो कौन सा लाएंगे जश में से? जश में 5 वर्ण आते हैं, जब अकट जकार आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? अज। ये अज बन गया। आगे हल। अब ये जो अज में ज है, ये झय प्रत्याहार में आ रहा है। झभय घटधश से लेकर के कपय तक उसमें जकार आ गया कि नहीं? तो झय से उत्तर अंतिम प्रश्न निकालो। झयो होन्य तरस्याम, झय से उत्तर। झय क्या है? जकार, उससे उत्तर ह। सूत्र में है क्या? ह में षष्ठी। मूल शब्द क्या है? हकार। फिर गलत बोला आपने। ह बोलने से हमें अब ही आ जाएगा, और कार बोलने से आप बच जाओगे, और नहीं तो बेकार हो जाओगे। आपका वाक्य बेकार हो जाएगा नहीं तो, इसलिए कार लगा के बोला करो। उसमें षष्ठी हकार के स्थान में, झय से उत्तर हकार के स्थान में। तो झय तो ये हो गया, इससे उत्तर हकार है, इसके स्थान में अन्य तरस्याम विकल्प करके क्या होता है? ऊपर से आ रहा है पूर्व सवर्ण। कहाँ है पूर्व सवर्ण? पूर्व से शब्द है, ऊपर नहीं है? हैं? नहीं है? तो पूर्व से यहां से ले लिया, और पर सवर्ण शब्द से सवर्ण को ले लिया। तो पूर्वस्य सवर्ण, पूर्व का जैसा है। पूर्व क्या है? जकार। यानी हकार के स्थान पर हमें पूर्व सवर्ण करना है, हकार को पूर्व जैसा बनाना है। तो सवर्ण किसे कहते हैं? देखो यहां ये सूत्र लगेगा। फिर ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो हकार के स्थान में ऐसा वर्ण लाना है जो पूर्व जैसा हो, और पूर्व जैसा भी हो और हकार से भी थोड़ा सा मेल खा जाए। कुछ तो संगति लगेगी नहीं, एकदम विजातीय तत्व तो लाएंगे नहीं, क्योंकि स्थानीय अंतरतम बैठा हुआ है।
अब पूर्व के सवर्ण बहुत हैं, च भी है, छ भी है, जा तो खैर है ही सीधा, ये झ भी है, यहाँ भी है, ये सारे तो हैं, ये सब इसके सवर्ण ही तो हैं जकार के। च छ ज झ यहाँ, इसमें ज को हटा भी दें तो अन्य सब ज के सवर्ण ही तो हैं, तो सारे आएंगे हकार के स्थान पर, तो स्थानीय अंतरतम लगेगा। कैसे मिलाएंगे? अब स्थान मिलाओ। हकार का स्थान क्या है? कंठ। और जकार के अन्य सवर्ण, इन सबका स्थान क्या है? तो ये तो नहीं मिला। अब क्या करेंगे? बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे। तो बाह्य प्रयत्न में हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है, फिर जकार का क्या है, ये सब देखना होगा, जकार के सवर्णों का। तो हकार का महाप्राण एक तो यह है, फिर घोष है, नादानुप्रदान, ये सारे इसके बाह्य प्रयत्न। और इधर जो च छ ज झ इनमें से केवल एक झ ही ऐसा मिलेगा जो कि महाप्राण भी है और घोष और नादानुप्रदान भी है, वो हो जाएगा इसके स्थान में। तो ह को हो गया झकार, अझलऊ है, अझलऊ बन गया शब्द, न अलग है, न अझलऊ। अब ऊपर से अनुवृत्ति ले लेंगे, तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की, पूरे सूत्र की। अब क्या अर्थ बनेगा सूत्र का? बहुत सरल हो गया। अब तो अर्थ करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अज हलऊ, अज और हल, अझलऊ तुल्यास्य प्रयत्नऊ अपि, क्यों निषेध कर रहे हैं ना ये, तो तुल्य है मुख में स्थान और प्रयत्न जिनका, ऐसे अज और हल उनके ऐसे होने पर भी सवर्ण संज्ञकौ न भवतः, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ये निषेध कर रहा है अभी, अर्थात पूर्व सूत्र में ये थोड़ी सी उसकी सीमा बांधी और पूर्व सूत्र को सावधान कर दिया कि यदि तुम्हें कहीं सवर्ण संज्ञा करनी हो तो केवल तुम अचों तक ही रहना सीमित, हलों में मत प्रवेश कर जाना। अच और हल ये आपस में कभी भी सवर्ण संज्ञा मत कर बैठना इनकी, केवल अच की ही करना आपस में, ठीक है। अच की और हल की परस्पर मत करना, दोनों की मत करना। तो इस प्रकार से इसने निषेध कर दिया है। अब निषेध किया है तो कहां प्राप्ति हो रही थी और उसमें क्या समस्या आ सकती थी? तो पहला उदाहरण है इसका दंड हस्त, बहुरी समास करेंगे। दंड, दंडम, दंड पुल्लिंग में भी आता है, दंड हस्ते यस्य, दंड है हाथ में जिसके, तो शब्द है दंड और हस्त। अब दंड में यहां पर जो ड में आकार है, इस आकार को देखो पहले, कौन सा स्थान है इसका? है? दंड में ड में अ, और उधर देखना है आपको हस्त का ह। तो पहले हमने स्थान देखा, अकुह विसर्जनीय कंठ्या है, उसमें आकार भी आ गया और हकार भी आ गया, तो इसका भी कंठ और इसका भी कंठ, दोनों का कंठ स्थान है। इधर से तो निवृत्त हो गए, निश्चय हो गया इधर से। अब प्रयत्न को और देख लेते हैं। तो आकार का प्रयत्न विवृत, विवृत केवल स्वरों का विवृत होता है। अब रही बात हकार की, तो हकार का एक सूत्र प्रणोच्चारण शिक्षा में विकल्प से इनको विवृत भी माना गया है। विवृत करना वा, यह है सूत्र, वा का अर्थ विकल्प, विवृत करना वा। तो विवृत करना वा से जो
हकार है इसका भी, इनके अंतस्थों का भी विवृत प्रयत्न हो गया। ये हकार का ऊपर से सूत्र है इसका, हकारेण विवृत कर्ण स्वरः के आगे वहां प्रकरण चल रहा है। वैसे तो इनका होता है ईषद विवृत, और विवृत करना वा उसके आगे है। तो विवृत करना वा से हकार का विवृत प्रयत्न हो गया विकल्प से। अब ये भी विवृत और ये भी विवृत, और दोनों कंठ वाले हो गए। अब ये पूर्व सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहां सवर्ण संज्ञा करेगा कि नहीं? है प्राप्ति, हाँ प्राप्ति है यहां पर। अब कर दें तो हानि क्या होगी वो बताओ। अब आ जाएगा हैं वो रूप दूसरे ढंग से बन जाएगा क्या? जब इनको क्या सवर्ण संज्ञा हो गए तो तुल्य क्या ना आका सवर्ण दीर्घ आदि प्राप्ति होने लग जाएगा। तो आका सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति कैसे करोगे आप बताओ, क्या होगा? सवर्ण संज्ञा का जो काम भाई तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ने इनकी सवर्ण संज्ञा कर दी, आकार की भी और हकार की भी। तो आकार हकार ये सवर्ण हो गया, यानी हकार आकार का सवर्ण हो गया। अब अकः सवर्ण दीर्घ, अक से उत्तर सवर्ण क्या क्या सवर्ण नहीं सवर्ण क्या? तो अच है ये अच है तो कैसे लगाएंगे इसको? और लग यही रहा है, लग यही रहा है, बताओ कैसे लगाएंगे? तो ये अच हो गया ये भी। क्यों? तुल्या से प्रथम सवर्ण ये कह रहा है कि अच हो जाएगा वो तो सवर्ण नाम रख रहा है, केवल उसका इतना ही कार्य है। जो कार्य प्राप्ति होना चाहिए तो वो सवर्ण में जो कार्य प्राप्ति है, संज्ञा कर्म का तभी लाभ है जिससे उससे प्राप्ति हो। संज्ञा कर दिया उससे काम भी आना चाहिए। यही लग रहा है। कैसे लग रहा है ये खोजो, ये नहीं लग रहा है ये सोचो ही मत, लग रहा है। अब आपको क्या सोचना है, ये लग कैसे रहा है? कुछ नहीं, यही लग रहा है। अब बात तो तब ढूंढोगी जब लग जाइए, पहले लगने का सिद्ध कर लो। तो लग रहा है ये तो बात निश्चय हो गई। अब आपको क्या सोचना है कि लग कैसे रहा है ये, क्योंकि सूत्र का अर्थ है कि सवर्ण अच परे होना चाहिए, और ये तो अच में आता नहीं है, तो कैसे लग रहा है? नहीं लग रहा है। मैंने कहा ना लग रहा है, कह रहा हूं। आप फिर वही बात बोलने लगे। आपको ढूंढना है कैसे लग रहा है, यानी संगति कैसे लगाई जाए, कैसे लगाएं इसको। लगाना है और लगाना है, फिर उसको नाथ झलू से करेंगे निषेध कि इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती, तब हटेगा वो, तब हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा वो। और वो कब लगता है कि सवर्ण अच परे हो। ये ठीक है कि अच में नहीं है ये, परंतु जब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ने इसके समान इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कर दी, और ये आ रहा है अण प्रत्याहार में, तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों को भी ग्रहण कराते हैं, और इसका सवर्ण हो गया ये, इसका सवर्ण हो गया ये, और ये जहां बैठा है वहीं इसको बिठा लेगा अपने पास में। ये अण प्रत्याहार में बैठा हुआ है, ये भी अण में आ जाएगा। अण में आ गया तो फिर अच में आ गया, क्योंकि जहां ये बैठा है वहीं इसने अपने को उठा ली, साथी को भी, कि तू भी आ जा मेरे पास में, तू मेरे जैसा ही है, तू मेरे जैसा ही है। ये दोबारा से बताओ, अण में कैसे आ गया? इसका सवर्ण है नहीं, अणुदित सवर्ण से का अर्थ समझ लो पहले क्या है, करो उसका अर्थ। अभी सूत्र के पदच्छेद में ही लगे हुए हो। अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और उदित उकार की संज्ञा हुई है जिन शब्दों में, जिन वर्णों में, ये सब कैसे होते हैं
अपना तो ग्रहण कराते ही हैं, साथ में अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराते हैं। तो इसने अपने सवर्ण का भी ग्रहण करा लिया। तो जहां इसकी लोकेशन है वहीं हकार को भी ले आया वो, क्योंकि उसका साथी है, सवर्ण है। तो सवर्ण अच हो गया। अब इसने कह दिया कि ना अच्छलो, अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। नहीं होती तो फिर अकह सवर्ण दीर्घ चला गया बेचारा, उसे सवर्ण अच परे नहीं मिला, दीर्घ नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। अब ये ऐसा ही रहेगा शब्द, दंड हस्तः, एक ही शब्द है ये। अब दूसरा ले लो, एक और उदाहरण, दधी। और दधी कैसा है? ठंडा है। दधी शीतल, ये शीत है, या शीतलम कह दो, दधी शीतलम। अब दधी शीतलम में, दधी में जो ध में ई है, इसका क्या स्थान है? तालु। और शकार का स्थान क्या है? तालु। ईचु यशास तालव्य है, दोनों का स्थान तालु है। अब दोनों का स्थान तालु है, और अब देखो इनका प्रयत्न क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। तो यहां भी वही सूत्र लगेगा, विवृत करना वा, विकल्प कर दिया ना, तो विवृत करना वा से ये भी वह विवृत और ये भी है विवृत, तो दोनों का स्थान प्रयत्न समान हो गया। समान होने से ये इसका सवर्ण हो गया, सवर्ण होने से ये भी अच प्रत्याहार में आ रहा है, मतलब अण में आ रहा है ना ये, तो अण में आने से इसको भी इसने अपने पास में ले लिया, अपने पास में लेने से ये अच में भी आ गया, तो सवर्ण अच परे मिल गया, अकह सवर्ण दीर्घ को। अब इन दोनों को मिला करके वो दीर्घ ईकार करने लगा। तो क्या बनेगा अगर दोनों को दीर्घ ईकार कर दें तो? दधी तलम, दधी तलम। क्योंकि पहले तो ये और ये मिलकर के दीर्घ ईकार बनेगा, फिर दीर्घ ईकार और फिर ये दीर्घ ईकार, फिर दीर्घ ईकार, तो दधी तलम। और दंड हस्त का क्या बनता? दंडास्त। बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। तभी तो सूत्र बनाना पड़ा है, ना झलो, गड़बड़ को रोकने के लिए है? तो दंडास्त और दधीतल ये बनने लगते। तो इस प्रकार से ये सूत्र जहां कहीं भी अच और हल आपस में आएंगे उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होने देगा, लेकिन केवल अच की और केवल स्वरों की, व्यंजनों की, हलों की, वहां करता रहेगा कार्य वो, लेकिन परस्पर नहीं हो सकती, आपस में परस्पर नहीं होगी। तो इस तरह से ये सवर्ण संज्ञा का भी प्रकरण पूरा हुआ। और आगे अब प्रगृह्य संज्ञा चलेगी, और प्रगृह्य संज्ञा कई सूत्रों में है आगे, अर्थात प्रगृह्यम की अनुवृत्ति चलती रहेगी, और प्रगृह्य संज्ञा भी अनवर्थ है। अब अनवर्थ संज्ञा का दौर चल पड़ा। अनवर्थ कैसे हुई? अभी तो बताया था मैंने पीछे भी, हैं? मुख नासिका वचनोनुनासिका अनुनासिक, मुख से बोलो, बाद में फिर नाक से भी बोलो, अनुनासिक। सवर्ण, समान वर्ण, प्रगृह्य, प्रकृष्ट रूप से पकड़ने योग्य, और पकड़ लेते हैं वहां। जिसका नाम प्रगृह्य हो जाए संधि नहीं हो सकती। अब बहुत जकड़ दिया जहां का तहां, उसको कुछ नहीं हो सकता वहां, होगी अनवर्थ नहीं, इसे कहते हैं अनवर्थ। अभी आगे देखेंगे, इसको ही रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ